इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह जाते, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसने दशकों पुराने सत्ता के किले को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 15 साल से चले आ रहे एक छत्र राज को एक झटके में खत्म कर दिया। जरा कोलकाता की इन सड़कों को इमेजिन कीजिए। पुरानी ट्रैम्स की वो खटखट, बाजारों की भीड़ और हर नुक्कड़ पर होने वाली वो चिरपरिचित राजनीतिक बहसें। 2026 में कोलकाता ने और पूरे राज्य ने सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि एक नई दिशा चुनी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वो दिशा सही थी? देखिए, राजनीति के आंकड़े कागजों पर भले ही नीरस लगते हों, लेकिन जब आप उन्हें इन सड़कों की वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं तो वो मानवीय भावनाओं और उम्मीदों की एक बहुत बड़ी कहानी बयां करते हैं। इस चुनाव का महत्व केवल हार जीत का नहीं था, बल्कि ये तय करने का था कि बंगाल अब किस ओर जाना चाहता है। इस चुनाव में पीढ़ियों के बीच का अंतर एकदम साफ दिख रहा था। एक तरफ हमारा ओल्ड कोलकाता था, वही सांस्कृतिक गौरव, वामपंथी दौर का पुराना इतिहास और एक मीठी सी नॉस्टैल्जिया। लेकिन दूसरी ओर था न्यू कोलकाता, जहां आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और युवाओं में रोजगार को लेकर भारी टेंशन है। ये चुनाव सिर्फ किताबी बातों पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच उबलते हुए एक बहुत बड़े असंतोष का नतीजा था। नई पीढ़ी को कुछ अलग, कुछ नया और सबसे बढ़कर कुछ ठोस चाहिए था। खैर, अब सवाल ये उठता है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी यानी इतना बड़ा सत्ता विरोधी गुस्सा पैदा कैसे हुआ? ये रातों रात तो नहीं हुआ ना। इसके पीछे कई प्रमुख कारण थे, जैसे 7वें वेतन आयोग का रुका हुआ लाभ, जिससे सरकारी कर्मचारी काफी नाराज थे। फिर स्कूल सर्विस कमीशन का हो चर्चित भर्ती घोटाला, जिसने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। और इसके साथ ही आरजी कर अस्पताल की उस बेहद दुखद घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर उठने वाली जबरदस्त मांग। इन सारी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसने 15 साल की सत्ता की नींव में गहरी दरारें डाल दी। इसके बाद चुनाव पूरी तरह से एक वेलफेयर वॉर यानी जन कल्याणकारी योजनाओं की जंग में बदल गया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की लखीर भंडार योजना महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दे रही थी, जिसे उनका एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीधे चुनौती दी। उन्होंने अपने भरोसा शपथ वादे के जरिए इस राशि को सीधा दुगना यानी 3000 रुपये करने की बात कह दी। ये महज पैसों की बात नहीं थी, बल्कि राज्य के सबसे बड़े महिला वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की एक बेहद आक्रामक और सीधी रणनीति थी। यहीं से बंगाल की राजनीति में एक नया टर्म खुलकर सामने आया, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म या प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता। बंगाल का इतिहास हमेशा से वर्ग संघर्ष और विकास के मुद्दों पर टिका रहा है, लेकिन इस चुनाव तक आते आते चर्चाएं शिक्षा या स्वास्थ्य से हटकर पूरी तरह से धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो गईं। दोनों ही प्रमुख दल मतदाता समूहों को पक्का करने के लिए धार्मिक पहचान का जमकर इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसा राज्य जहां नीतियां सबसे ऊपर होती थीं, वहां अब ध्रुवीकरण ने पूरी तरह से मुख्य मंच ले लिया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, माहौल में टेंशन और बढ़ने लगी। ये वक्त बिल्कुल किसी टिक टिक करती घड़ी की तरह बीत रहा था। मार्च 2026 में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ। फिर अप्रैल में 23 और 29 तारीख को 2 बेहद तनावपूर्ण चरणों में मतदान हुआ। सड़कों पर सरगर्मी थी, लोगों को लग रहा था कि उनका वोट इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर 4 मई 2026 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब वोटों की गिनती शुरू हुई। इस पूरे चुनाव के दौरान एक आंकड़े ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ध्यान से सुनिएगा, 60 लाख। ये वो 60 लाख नाम थे जिन्हें चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची से हटाया गया था। सत्ताधारी पार्टी का तर्क था कि ये प्रक्रिया असली मतदाताओं के अधिकार छीन रही है और एक खास वर्ग में डर पैदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल का स्पष्ट रूप से कहना था कि मतदाता सूची को साफ करने और अवैध घुसपैठियों के फर्जी नामों को हटाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। इस एक मुद्दे ने चुनाव की पूरी गर्मी बढ़ा दी थी। और इस सारे विवाद और तनाव का नतीजा क्या निकला? ये आंकड़ा 92.47%। ये एक ऐसा ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट था जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों में वोट डालने की एक भारी अर्जेंसी दिख रही थी। इसमें चुनाव आयोग की नई रणनीति का भी एक बहुत बड़ा रोल था।
पहली बार शहरी इलाकों की बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों के भीतर ही नए पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जो शहरी मतदाता अक्सर हिंसा के डर या भीड़ की वजह से घर से नहीं निकलते थे, उन्होंने भारी संख्या में बाहर आकर मतदान किया। फिर 4 मई को टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो नतीजे फ्लैश हुए, उसने पूरे देश को चौंका दिया। जहां एक तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ एक विशाल और अप्रत्याशित बहुमत हासिल किया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये 15 साल पुराने शासन का एक ही झटके में अंत था। न्यूज़ चैनलों के अलर्ट्स और अखबारों की हेडलाइंस चीख-चीख कर बता रही थी कि बंगाल में एक ऐसा बड़ा भूचाल आया है जिसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण राजनीतिक फेरबदल नहीं था। वर्ष 1937 में जब से प्रांतीय चुनाव शुरू हुए हैं, तब से लेकर 2026 तक ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में किसी राइट ऑफ सेंटर यानी दक्षिणपंथी झुकाव वाली पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश मिला हो। दशकों तक वामपंथ और उसके बाद 15 वर्षों तक एक क्षेत्रीय शक्ति का गढ़ रहे इस राज्य ने आखिरकार एक पूरी तरह से नई राजनीतिक विचारधारा को सत्ता सौंप दी। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बहुत बड़ा नैरेटिव काम कर रहा था, डबल इंजन सरकार। जीतने वाली पार्टी ने एस्पिरेशनल बंगाल यानी आकांक्षी बंगाल का एक बहुत बड़ा सपना बेचा था। उन्होंने ये वादा किया कि केंद्र और राज्य की सत्ता एक ही दिशा में मिलकर काम करेगी। सीधे तौर पर 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने और बैरकपुर की बंद पड़ी जूट मिलों को फिर से चालू कर एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का भरोसा दिलाया गया। छोटे कुटीर उद्योगों की जगह एक बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के इस वादे ने युवाओं को अपनी ओर खींच लिया। वैसे इस इतनी बड़ी तस्वीर के बीच एक छोटी सी लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी और भी थी। 2021 के चुनावों में वामपंथी दलों को 0 सीटें मिली थीं, लेकिन 2026 में इस शून्य के सिलसिले को एक सीट ने तोड़ दिया। मुर्शिदाबाद के डोमकल से CPI-M के मोस्तफिजुर रहमान ने जीत दर्ज की। डोमकल ऐतिहासिक रूप से वामपंथ का एक गहरा गढ़ रहा है और इस अकेली जीत ने वामपंथी मोर्चे को वापस विधानसभा में ला खड़ा किया। ये दिखाता है कि इतने बड़े राजनीतिक तूफान में भी कुछ स्थानीय समीकरण अपने लिए जगह बनाई देते हैं। खैर, नतीजे आ चुके थे। 4 मई की रात को कोलकाता की सड़कों पर एक अजीब सा मंजर था। एक तरफ भारी जीत का जश्न और नारों की गूंज थी, तो दूसरी तरफ उन इलाकों में एक गहरी खामोशी, जहां से सत्ता अचानक खिसक गई थी। लेकिन अब जब ये धूल बैठ रही है, तो थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना लाजमी है। सालों बाद जब हम मुड़कर 2026 की तरफ देखेंगे, तो क्या कोलकाता इसे एक ऐसे टर्निंग पॉइंट के रूप में याद करेगा जिसने सब कुछ बदल दिया, या फिर एक ऐसे मौके के रूप में जो शायद कहीं खो गया? इस सवाल का अंतिम जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये शहर, रात की ये खाली सड़कें और ये टिमटिमाती हुई लाइट्स सब उस बड़े फैसले की गवाह हैं जो जनता ने लिया है। लेकिन उस फैसले का असली असर कल या शायद कुछ सालों बाद दिखाई देगा। इतिहास ही आखिरकार ये तय करेगा कि 2026 का ये चुनाव राज्य के लिए एक स्वस्थ और सही फैसला था, या फिर एक ऐसी चेतावनी जिसे हमने शायद अनदेखा कर दिया। सोचने के लिए बहुत कुछ है। जानने और समझने का ये सफ़र आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।